जी मैम आ रही है। अच्छा जी, आज जी थोड़ा मैम ना आ मैं रही है। डिटेल आप लोगों को पढ़ाऊँगी। ये जो पिछले आपके कुछ लेक्चर्स मिस हुए हैं ना, तो वो भी सारे के सारे जो है ना, वो इसमें मैं कोशिश करूँगी कवर कर दूँ। लेकिन आप लोगों के साथ मैंने गलत शेयर की है, तो मुझे बताओ तो सही। मैम वही तो मैं भी कहूँ कि हमारा एंड्रॉइड वाला कहाँ से आ गया ये। अच्छा चलो, अब हो गई सही वाली शेयर? सी वाली हो गई? जी मैम हो गई है। अच्छा जी। यार एक तो जो फारूक है जी ना अपना माइक प्लीज़ बंद कर लो, आप बहुत लोग जो शोर है हो ना रहा है। अपने जो माइक है ना उनको खुद ही म्यूट पे लगा दिया करें, ठीक है? ओके मैम। मैम 1 मिनट रुक जाए मैम, अजान हो रही है यहाँ पे। यार आप माइक बंद कर लेना अपना। हाँ जी, होगी मुकम्मल? स्टार्ट करें? जी मैम हो गई है। अच्छा, सबसे पहले अब आप लोगों से जो डिस्कस करना है ना मैंने, वो एक क्वेश्चन है जो मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड करूँगी आज रात ही, तो आप लोगों का ये सारा जो है मैं कवर करवाऊँगी आज। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? तो इसके बाद आप लोगों ने कोड भी करके मुझे एक सेंड करना है और वो एज़ असाइनमेंट आप लोगों को मैं दूँगी, और ये असाइनमेंट जो है ना, ये आपकी सेशनल असाइनमेंट होगी, ठीक है? तो इस जी लेक्चर मैम। को ज़रा ध्यान से लीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी वैसे मैं शेयर कर दूँगी। ये टॉपिक्स मैं यहाँ से कवर कर रही हूँ, लेकिन ये टॉपिक्स बुक में अवेलेबल हैं। आपने यहाँ से सिर्फ़ कॉन्सेप्ट्स को समझना है और फिर बुक को कंसल्ट करना है, ठीक हो गया? तो आप लोगों जी ने मैम। इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि आपने हमें यहाँ से करवाया, कॉन्सेप्ट वही हैं, जो बुक में हैं। यहाँ पे क्योंकि कुछ एग्ज़ाम्पल्स अच्छी थी, तो इस वजह से मुझे कोड की कुछ एग्ज़ाम्पल्स अच्छी मिल रही थी, जो ईज़िली आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया। अच्छा, जी सबसे मैम। पहले अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ना, वो वेरिएबल्स का है। व्हाट डज़ वी मीन बाय अ वेरिएबल? वेरिएबल का अगर हम इसको नॉर्मली देखें कि इसका लिटरेचर में क्या मतलब है या डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या है, तो इससे मुराद ऐसी चीज़ होती है जो चेंज होती रहती है, ठीक है? तो सी प्लस प्लस के अंदर या कंप्यूटर साइंसेस के अंदर जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हैं, तो उसके अंदर वेरिएबल से मुराद हमारे पास क्या होता है कि एक स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है? जो होल्ड करता है डाटा को। तो अगर आप बुक को कंसल्ट करेंगे ना, तो बुक में लिखा हुआ है नेम्ड मेमोरी लोकेशन, ठीक है? आपको डायरेक्टली बताया जाता है। अच्छा, अब ये जब बोला जाता है ना नेम्ड मेमोरी एंड देन लोकेशन, इसका मतलब ये होता है कि वेरिएबल्स हमेशा कहाँ क्रिएट होते हैं, कहाँ पे ये लाई करते हैं आपके सिस्टम के अंदर, मेमोरी में, ठीक है? पहले तो ये चीज़ इस लाइन से क्लियर हो जाती है। दूसरा, फिर आपको ये पता चलता है कि मेमोरी के अंदर कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन एक वेरिएबल को दी जाती है, ठीक है? दूसरा, नेम्ड मेमोरी लोकेशन, मेमोरी हो गई, लोकेशन हो गई, और फिर अब उस लोकेशन का कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है, ठीक है? और जर्नली जब आपको समझाया जाता है, तो आपको ये बताया जाता है कि जो वेरिएबल होता है, ये आपका कोई स्टोरेज एरिया होता है जो मेमोरी में लाई कर रहा होता है, ठीक है? मेमोरी में जब ये लाई करता है, तो हम लोग इसका कोई यूनिक नेम रखते हैं। वो यूनिक नेम जो होता है ना इस मेमोरी लोकेशन का, वो इसका आइडेंटिफायर कहलाता है, ठीक है? अब इसकी एग्जांपल हम कैसे लेंगे? सिंटैक्स क्या क्या है सी प्लस प्लस के अंदर एक वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने का, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे इनिशियलाइजेशन देख रहे हैं कि यहाँ सबसे पहले ये जो इंट लिखा हुआ है, ये है डेटा टाइप। एज इज एन आइडेंटिफायर, क्योंकि ये उस मेमोरी लोकेशन का नेम है जो हम यहाँ पे एज अ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसको इनिशियलाइज हमने किससे कर दिया? 14 से, ठीक है? तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है? वेरिएबल, वेरिएबल शो कर रहा है, ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वेरिएबल क्या है, ठीक है? तो आप उसको बताएं नेम्ड मेमोरी लोकेशन है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू में और आपसे पूछा जाए कि इसमें वेरिएबल का आइडेंटिफायर बताएं, ठीक है? तो आइडेंटिफायर यहाँ पे क्या होगा? एज, ठीक है?
अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से उन्हें बताएंगे कि 14 है। अगर ये पूछा जाए कि वेरिएबल किस तरह की वैल्यूज को होल्ड कर रहा है, यानी कि उसकी डाटा टाइप क्या है, तो आपने क्या बताना है, इंट है। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपके पास वेरिएबल्स जो हैं उनको नेम्ड मेमोरी लोकेशन बोला जाता है। अगर आपको मेमोरी लोकेशन ये समझ नहीं आती तो आप सिंपली ये समझ लें कि ये ऐसी लोकेशंस होती हैं जो अपने पास डाटा को होल्ड करती हैं, स्टे करवाती हैं। बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है जैसे मैथ का एक रजिस्टर आप लेते हैं और उसकी एक शीट को अगर आप अपनी मेमोरी कंसीडर कर लें, तो आप उसके हर बॉक्स में अलग अलग जो है वो वैल्यू लिख रहे होते हैं। तो इसका मतलब है वो जो मैथ के अंदर जो सेल्स आप लोगों के पास आ रहे होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, वो आपके कंटेनर्स होते हैं जो क्या करते हैं, डाटा को कंटेन करते हैं। इसका मतलब है वो नेम्ड मेमोरी लोकेशंस होती हैं। ठीक है, अगर हम उसका कोई नाम रख दें तो सिमिलरली यहाँ पे भी वही एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है इस चीज के बारे में कि वेरिएबल्स के नेम कैसे रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स में सबसे पहला रूल ये है कि जो वेरिएबल के नेम है ना वो अल्फाबेट्स होंगे, ठीक है, या नंबर्स होंगे, ठीक है, या अंडरस्कोर्स होंगे। ठीक, अब ये वाली जो चीजें हैं ना, ये आप लोगों ने स्टूडेंट्स इस चीज को जहन में रखना है कि आप लोगों का जो पेपर है ना वो एमसीक्यू बेस्ड बनना है। ठीक है, और मैंने आप लोगों का जो क्विज है ना वो अभी तक इसीलिए नहीं लिया कि मैं आपको पहले ये चीजें डिटेल से समझाना चाह रही थी, फिर मैं आपसे डिटेल क्विज दूंगी। अब आपसे सिंपली पूछा जा सकता है कि एक वेरिएबल जो है उसका एक जो करेक्ट नेम है उसके अंदर क्या क्या चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्फाबेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यस। नंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, यस। अंडरस्कोर इस्तेमाल कर सकते हैं, यस। ठीक है, ये तीनों चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या वेरिएबल का नेम जो है वो एक नंबर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि मैंने एज लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया था, तो मैं उसको करना अब मतलब उसका नाम रखना चाह रही हूँ, तो मैं क्या उसको यूं लिखूंगी 32 एज? नो, इट्स इलीगल। ठीक है, ये 32 एज नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप वेरिएबल का नेम जो है या वो अल्फाबेट या अंडरस्कोर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप नंबर से डायरेक्टली मैम वेरिएबल का अंडरस्कोर नेम क्या होता है, ये जरा थोड़ा सा बता दें। उसके बाद हमारे पास है सबसे इंपॉर्टेंट कि वेरिएबल जो है उसको आप कोई रिजर्व वर्ड का नेम नहीं दे सकते। लाइक जैसे इंट है, इंट आपको पता है कि ये इंटीजर डाटा टाइप है, तो आप इसको एज अ वेरिएबल नहीं दोबारा ले सकते। वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर, ठीक है। और इसी तरह से मतलब जो प्रोफेशनल कोड्स आप देखेंगे तो उसमें वेरिएबल्स के नेम अक्सर अंडरस्कोर से इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी वेरिएबल को जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि लाइक जैसे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, और इसको डिक्लेयर कर दें विद डाटा टाइप, तो आपको ये पता चल जाएगा कि या आपने वेरिएबल का नेम करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है सी प्लस प्लस लिटरल्स। तो इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा से नहीं कर रही। इंटीजर्स जो हैं उनका आपको पता है कि इंटीजर्स जो हैं ये आपकी डाटा टाइप्स हैं और ये मेमोरी में कितनी स्पेस देती हैं, तो ये तमाम चीज़ें आप बुक पे से देख सकते हो। फ्लोट, करेक्टर, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एस्केप सीक्वेंसेस, और ये एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने देखना है। बैक स्लैश बी जो है ये बैक स्पेस के लिए है, फ्रॉम फीड है, न्यू लाइन है। ठीक है, ये तमाम जो आपके हैं ये बुक में भी गिवन है, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये किस तरह से एस्केप सीक्वेंसेस यूज होते हैं। अभी मैं कोड के अंदर बताऊंगी आपको कि ये किस तरह से हम लिखते हैं और किस तरह से इनको यूज किया जाता है। उसके बाद आता है स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स जो होते हैं ये सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होता है, जो जिसको हम डबल कोट में जो है ना वो क्या करते हैं, इनक्लोज्ड करते हैं। इनक्लोज्ड करने का मतलब ये होता है उसे डबल कोट्स के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू जो चेंज नहीं होती। ठीक है, जो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम यानी कि रनिंग टाइम के दौरान जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, वो कांस्टेंट है। तो जो स्ट्रिंग लिटरल्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कांस्टेंट हैं या वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या होते हैं, ये कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद अगर नल स्ट्रिंग है तो उसके अंदर सिर्फ आपको कोटेशन मिलेगी, बीच में कोई चीज नहीं लिखी हुई। अगर वाइट स्पेस है, ठीक है, अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी ना, जब हम लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे होते हैं, लैंग्वेज का मतलब होता है ये सेंटेंस है मेरे पास। ठीक है, इस सेंटेंस को अगर मैं कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस करना चाह रही हूँ, तो इस सेंटेंस के अंदर ना वाइट स्पेसिस हैं।
अब व्हाइट स्पेस क्या होती है? एक करेक्टर का दूसरे करेक्टर से जो फासला होता है ना बाय यूजिंग स्पेस बार, वो हमारी व्हाइट स्पेस कहलाती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ होगा तो ये तो नल स्ट्रिंग को शो करेगा, लेकिन अगर डबल कोटेशन के दरमियान में हमने स्पेस प्रेस की हुई और वहां पे व्हाइट स्पेस है और कोई नंबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग एक व्हाइट स्पेस को कंटेन कर रही है। ठीक है, इसी तरह से आपकी जो स्ट्रिंग है, अगर उसमें लाजमी नहीं कि वो कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स हो, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स हो, वो एक सिंगल करेक्टर भी हो सकता है। इसी तरह से आपकी स्ट्रिंग जो है वो कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स, एस्केप सीक्वेंसेस, वाइट स्पेसेस, ये तमाम चीजें भी आ सकती हैं। ठीक है, लाइक जैसे देखो, अर्थ इज राउंड, ये इटसेल्फ क्या है? स्ट्रिंग्स हैं, और ये सेपरेट हुई हैं एक दूसरे से बाय यूजिंग वाइट स्पेसेस, और एंड पे हमने क्या लगाया? एक एस्केप सीक्वेंस लगाया, बैकस्लैश n। अच्छा, बैकस्लैश n किस लिए इस्तेमाल होता है? अब यहाँ पे आए, बैकस्लैश n इस्तेमाल होता है किसके लिए? नेक्स्ट। न्यू लाइन पे जाने के लिए। ठीक हो गया, तो यहाँ तक समझ आ गई होगी आप लोगों को कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं। अब आता है कांस्टेंट। सी प्लस प्लस के अंदर कांस्टेंट से क्या मुराद होती है? कांस्टेंट से मुराद ये होती है कि ड्यूरिंग रनिंग टाइम जो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जो फिक्स रहेगी, वो आपका कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, अब कांस्टेंट के लिए आप लोग जो है क्या करते हैं कि जिस तरह वेरिएबल के लिए आप नेम लेते हैं, लाइक जैसे एक्स वाई जी या सम या लाइट स्पीड, जैसे यहाँ पे दिया हुआ लाइट अंडरस्कोर स्पीड, तो उसके सामने आप उसको जब इनिशियलाइज कर रहे हैं तो जो वैल्यू आपने रखी है ना, ठीक है, यही आपका जो है वो क्या है, इसको कांस्टेंट बना देगा, अगर ये ड्यूरिंग रनिंग टाइम आप इसको चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, और इसके साथ इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप सी प्लस प्लस में ऐसी वैल्यू को डिक्लेयर करना चाहते हैं जो चेंज ना हो, और उससे आप क्लियरली बताना चाहते हैं कि ये एक कांस्टेंट है, तो उसके साथ आपने कौन सा कीवर्ड यूज करना है? कॉन्स्ट का। ठीक है, तो कॉन्स्ट, फिर उसकी डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का मतलब उसका कांस्टेंट का नेम, और फिर उसकी वैल्यू, और फिर उसका टर्मिनेटर। ठीक है, तो इस तरह से हम कांस्टेंट को जो है वो डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, अब ये जो चीजें हमने डिस्कस की है, इसमें आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं है? नो मैम। क्लियर नो है? मैम। जी मैम। बोलो यार, अगर मैम किसी का कोई क्वेश्चन है तो। मैम हम्म, जब हम वेरिएबल्स की नेम करते हैं तो उसमें सिंबल्स भी यूज कर सकते हैं? सॉरी बेटा, जरा ऊंचा बोलिएगा। मैंने कहा जब वेरिएबल्स को हम नेम देते हैं हम्म, उसमें सिंबल्स वगैरह भी यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं कर सकते, अभी तो रूल्स पढ़ाए हैं आपको। वेरिएबल्स में जो है ना, आप यूज कर सकते हैं सिर्फ करेक्टर्स को, नंबर्स को, और किसको यूज कर सकते हैं? अंडरस्कोर को। सिंबल्स में से कौन सा सिंबल इस्तेमाल हो सकता है? सिर्फ अंडरस्कोर, उसके अलावा नहीं। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके। अब हम इसमें जो है ना सिंपली डाटा टाइप्स की तरफ जा रहे हैं, कि हम लोग डाटा टाइप्स जो हैं, अच्छा, अब आपको बुक के अंदर ना डाटा टाइप की बहुत सी वेरिएशन मिल जाएगी, बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, आपको उसके मेमोरी साइज के बारे में बताया जाएगा, आपको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, ये चीजें मैं यहाँ पे भी डिस्कस करूंगी, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये चीज है कि अक्सर स्टूडेंट्स जो प्रोग्रामिंग पढ़ रहे होते हैं और जो अच्छे खासे प्रोग्रामर भी होते हैं, तो उन्हें पता नहीं चलता कि डाटा टाइप्स एक्चुअली आपको क्या बताती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी प्लस प्लस के अंदर जो डाटा टाइप्स का टॉपिक है ना, वो हमें ये बताता है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर किस किस्म का डाटा इस्तेमाल करेंगे, और एक डाटा टाइप जो है ना, वो हमें दो चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म करती है। एक ये कि जो डाटा आप यूज़ करने जा रहे हो मेमोरी में कितनी जगह लेगा, ठीक है, और दूसरी बात वो हमें ये बताती है कि इस डाटा टाइप के ऊपर आप किस किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये दो चीजें आपको क्लियरली डाटा टाइप बताती है। पहली चीज कि मेमोरी में जगह कितनी रिजर्व की जाएगी इस डाटा के अगेंस्ट। सेकेंडली, इस डाटा पे कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो अगर आपसे जर्नली कोई पूछे कि डाटा टाइप आपको क्या बताती है, ठीक है, तो आपने उसमें ये तो बताना ही है कि ये डाटा की टाइप्स बताती है, लेकिन ये डाटा की टाइप्स बताने के साथ साथ आपको ये भी बताती है कि मेमोरी में कितनी जगह रिजर्व की जाएगी इस डाटा के लिए, और इस डाटा पे कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई किए जा सकते हैं। लाइक अब हम लोग वैसे इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको फिर तेजी से गुजारूंगी।
तो आप लोग इसमें अगर कोई क्यूरी हुई तो फिर पूछ लीजिएगा। इंट, फ्लोट, करेक्टर, ठीक है। अब इंट के अंदर फिर लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, इस तरह फ्लोट के अंदर भी इसी तरह से, ठीक है। तो ये आपकी जो है वेरी करती जाती है। तो हमारे पास जो है ना साइज ऑफ डाटा, ठीक है, जो होता है उसको हम लोगों ने एसोसिएट करना होता है किसी भी वेरिएबल के साथ, ठीक। लाइक जैसे एज है, एज को अगर मैं चाहती हूँ कि ये इंटीजर में जाए, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स पे काम करे, तो उसको मुझे बेहतर ये है कि मैं उसके लिए खुद से बता दूं कि मुझे कितनी मेमोरी चाहिए। तो अगर मुझे एज अ प्रोग्रामर ये बताना है कि मेरा ये वेरिएबल कितनी वैल्यू ले, कितनी स्पेस ले मेमोरी के अंदर, तो मुझे उसकी डाटा टाइप मस्ट बतानी है, ठीक है। तो कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जिसमें डाटा टाइप डिफाइन किए बगैर आप वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, एरर आता है, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाइलर्स ऐसे हैं जिसमें लाइक आपने एज लिखा, आपने इंट नहीं लिखा, लेकिन एज लिख के आपने उसको इनिशियलाइज किया 13 से, तो वो इसको ऑटोमेटिकली किस में कर देगा, इंटीजर में डिक्लेयर कर देगा। और अगर आप एज लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 13.5, तो वो फिर क्या करेगा कंपाइलर, ऑटोमेटिकली इसको किस में करेगा, फ्लोट में। इंट नहीं लिखेगा यहाँ पे, बल्कि क्या लिखेगा, फ्लोट लिख देगा। अच्छा, अब C++ में फंडामेंटल जो डाटा टाइप्स हैं, जिनको बेसिक डाटा टाइप्स कहा जाता है, और साइज इन बाइट्स है, ठीक है, वो कितने हैं। तो इसमें सबसे पहले इंटीजर है। इंटीजर नॉर्मली आपको 2 लिखा जाता है, लेकिन अब लेटेस्टली इसको कहा जाता है कि ये 4 बाइट्स कंटेन करता है। फिर उसके बाद फ्लोट है, फ्लोट भी 4 लेता है। डबल जो है वो भी 8 मतलब 8 लेता है। करेक्टर जो है वो 1 लेता है। फिर इसी तरह से वाइड करेक्टर 2 लेता है। बुलियन जो है वो 1 लेता है, और वाइड एम्प्टी होता है तो ये 0 बाइट्स लेता है, ठीक है। तो ये, मैम अगर एमसीक्यूज में हाँ जी, अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि इंट जो है वो कितना साइज लेता है, मतलब कितने बाइट साइज लेता है, तो वो अच्छा, दो दो वाला ऑप्शन भी दे और 4 वाला ऑप्शन भी दे, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा? 2 वाला, ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, अब उसकी रीजन हम 2 क्यों चूज करेंगे, क्योंकि जितना हमारे पास इस टाइम लिटरेचर पड़ा हुआ है ना, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को डिस्कस किया जाता है, नॉर्मली बुक्स के अंदर आपको यही बताया जाएगा कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट्स लेता है, ठीक है। लेकिन अब रिसेंटली जब इनको अपग्रेड किया गया है आपके कंपाइलर्स वगैरह को, तो उसमें आप लोगों का जो इंटीजर है वो 2 की बजाय 4 बाइट्स भी ले रहा है, ठीक है। इस वजह से 2 और 4 लिखा हुआ है उन्होंने। लेकिन हम लोगों के पास जब ऐसी कंफ्यूजन आती है ना, तो हम लोगों ने देखना होता है कि हम लोग उसकी बेस जो है ना, जो बेसिक उसका जो जिसको कहते हैं क्लासिकल व्यू, उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर करते हैं। तो यहाँ पे आप 2 चूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे ना, ये सारी इन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो ये आप अपनी बुक पे से भी देख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर ये थी फंडामेंटल डाटा टाइप्स, ये वाली, ठीक है। अब मैंने अभी एक चीज बोली थी कि इंट के अंदर फर्दर हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, और इस तरह फ्लोट के अंदर भी इस तरह चेंजिंग्स आती हैं। तो ये चीज देखें, इसको डिस्कस कैसे किया जाता है। ये जो चेंजिंग्स आती हैं, इसको कहा जाता है C++ टाइप मॉडिफायर्स, ठीक है। क्या बोला जाता है, C++ टाइप मॉडिफायर्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप जो फंडामेंटल डाटा टाइप्स हैं इनको मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग मॉडिफायर्स, ठीक है। तो हमारे पास C++ के अंदर जो मॉडिफायर्स हैं वो 4 हैं। कौन कौन से, साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट, लॉन्ग। और ये मॉडिफायर्स कौन सी डाटा टाइप्स को मॉडिफाई करते हैं, इंट को, डबल को, और करेक्टर को, ठीक है। अब ये मॉडिफाइड लिस्ट क्या है, ये आपको यहाँ पे शो हो रही है। साइंड इंट है, ये कितने लेता है, 4 बाइट्स। अनसाइंड इंट 4, ठीक है। शॉर्ट 2, लॉन्ग एटलीस्ट 4, मतलब एटलीस्ट 4 है तो इसका मतलब है ये आपको मिनिमम वैल्यू शो की गई है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। जितनी इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के रूल्स आपको उधर मिल जाएंगे, बुक में लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में ना, तो आप वहां से देख लीजिएगा, फिर डिस्कस कर लीजिएगा। इसी तरह से अनसाइंड लॉन्ग है, लॉन्ग लॉन्ग है, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग है, फिर लॉन्ग डबल है, फिर साइंड करेक्टर है, फिर अनसाइंड करेक्टर है, ठीक है। तो इस तरह से ये विद मॉडिफायर्स आप लोगों के पास टाइप्स आती हैं, लेकिन बुक के अंदर ना आपको इस तरह से अलग से डिस्क्राइब नहीं किया गया। बुक में इंट जब डिस्कस किया जाता है ना, इंट के साथ ही उसकी मॉडिफाइड टाइप भी जो है वो डिस्कस कर दी जाती है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि आपके पास जो बेसिक डिफॉल्ट डाटा टाइप्स हैं वो कितनी हैं, तो वो आपके पास यही हैं, ये जो इस टेबल में नजर आ रही हैं। इंट है, फ्लोट है,
डबल है, करेक्टर है, वारचार है, बूलियन है और वाइड है। ठीक है, बाकी क्या है, बाकी विद मॉडिफायर्स है। अच्छा, अब एक चीज और आती है, ड्राइव्ड डाटा टाइप। वो डाटा टाइप्स जिन्हें फंडामेंटल डाटा टाइप्स में से निकाला जाता है। ठीक है, वो ड्राइव्ड डाटा टाइप्स कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्राइव्ड डाटा टाइप्स का, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ड्राइव डाटा टाइप्स का मतलब क्या होता है, ड्राइव्ड का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तो डाटा टाइप्स किस तरह से ड्राइव होती है, फंडामेंटल डाटा टाइप्स में। अब इसकी एग्जांपल क्या है, देखो आपके पास फंडामेंटल डाटा टाइप्स क्या है, इंट है, फ्लोट है, करेक्टर है, ठीक है, और वॉइड है। ठीक, तो इसी तरह से आप लोगों के पास ये फंडामेंटल जो डाटा टाइप्स ऊपर आपने 4-5 पढ़ी है ना, उनको यूज करते हुए जब हम मजीद कोई स्टोरेज के लिए टेक्निक बनाते हैं, ठीक है, डाटा को स्टोर करवाने के लिए, यानी कि डाटा को कंटेन करने के लिए कोई मजीद डाटा टाइप की तरह की चीज बनाते हैं, तो वो ड्राइव्ड डाटा टाइप कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल एरे। ठीक है, एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि हम डाटा को कंटेन करने के लिए कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसमें जब मैंने स्टार्ट में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने आपको ऊप का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि क्लासेस होती हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो इंट है ना, इंट आपके पास क्लास है। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले ही डिफाइन कर दिया उन्होंने कि इंटीजर डाटा टाइप्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो नेचुरल नंबर्स को कंटेन करेंगी और उनके लिए हम मेमोरी इतनी जो है वो एलोकेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे का सारा ना उसमें डिस्क्राइब हुआ है। तो जहाँ पे भी आप इंट ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं ना, वो वहां से क्लास में से वैल्यू उठाता है और वो उतनी मेमोरी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उसको दे देता है। सिमिलरली ड्राइव डाटा टाइप से मुराद क्या है, अब एरे, एरे एक पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें बताया जाता है कि कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस जो है ना वो इसके अंदर दी जाती हैं। ठीक है, अब ये एरे जो है, ये एरे बजाते खुद इसकी कोई डाटा टाइप नहीं है, इसे हमने डाटा टाइप देनी है। लाइक अगर मैं चाहती हूँ कि एरे के अंदर जो वैल्यूज हैं वो 1 2 3 4 5 जाएं, तो इसकी डाटा टाइप क्या बनेगी, इंट। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन करूंगी इंट ए और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूंगी, तो वो जो मैं लिखूंगी ना, जो एरे डिफाइन करूंगी, वो मेरी क्या होगी, वो ड्राइव्ड डाटा टाइप होगी। ठीक है, इसी तरह से पॉइंटर्स, फंक्शन टाइप्स जो होती हैं और जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सारे के सारे आपकी किसकी कैटेगरी है, ड्राइव डाटा टाइप्स की। और आप सिंपली इसे ये कह सकते हैं कि फंडामेंटल डाटा टाइप्स को यूज करते हुए जो फर्दर डाटा टाइप्स आप डिफाइन करते हैं या डाटा हैंडलिंग के जो मेथड्स डिफाइन करते हैं, वो आपकी क्या होती हैं, ड्राइव्ड डाटा टाइप्स होती हैं। यहां तक समझ आ गया, कोई इश्यू तो नहीं है? नो मैम। ओके, अच्छा जी, अब आते हैं सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स की तरफ। अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो डाटा टाइप होती है ना, ये आपको ना सिर्फ ये बताती है कि मेमोरी के अंदर ये डाटा जो है वो कितनी जगह लेगा, बल्कि वो सेट ऑफ ऑपरेशंस के बारे में भी बताती है कि एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के ऊपर कौन से सेट ऑफ ऑपरेशंस जो है उनको अप्लाई किया जा सकता है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि सी प्लस प्लस के अंदर जो है वो कितनी तरह के ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपके बुक का आई थिंक 3rd चैप्टर होगा जिसके अंदर ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो डिफाइन हुए होंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले जो क्लास आ रही है वो आ रही है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की, फिर उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर की, फिर रिलेशनल ऑपरेटर की, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर एंड अदर ऑपरेटर्स। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके पास वो हैं जो आप बचपन से नर्सरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन का तो पता होगा। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या होता है, ये रिमाइंडर, डिवीजन के बाद जो वैल्यू बच रही होती है ना, ये आपको वो एज अ रिजल्ट दे रहा होता है। अब है इम्पोर्टेंट, अब सब लोग इधर ध्यान दो।
इधर जो चीज छोड़ दो और इसको देखें, ठीक है। मैंने उसको प्रोग्राम करवा रही थी मैं आप लोगों को, और आप लोग कह रहे थे कि हमें पता नहीं चल रहा, कोई कुछ कह रहा था, कोई अपनी बीन बजा रहा था, कोई अपनी बजा रहा था। तो आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखा करें, जो समझ नहीं आती जब मैं डिस्कशन एंड करती हूँ मैं पूछती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को समझ आ गई है, उस टाइम पे क्यूरी किया करें, ठीक है। क्वेश्चन किया करें कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आई। अच्छा जी, अब C++ में जब आपने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है ना, सबसे पहले ये लाइन तो आपने ऐसे ही लिखनी है। और ये क्या कर रही है, ये एक हेडर फाइल जो है जिसको हम कहते हैं आईओ स्ट्रीम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जो कि लाजमी है, कंपल्सरी है इनपुट आउटपुट के लिए, उसको लिखना है, ठीक है। और इसका सिंटैक्स यही है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स और उसके अंदर आईओ स्ट्रीम। उसके बाद आपने लिखना है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल आप लोगों मैम इसमें एक ही हेडर फाइल देनी है? हाँ जी, इसमें एक ही हेडर फाइल देनी है मैम? इसमें अभी एक ही हेडर फाइल जा रही है, क्योंकि जो है ना ये प्रोग्राम, ये बेसिकली इनपुट आउटपुट का ही प्रोग्राम है, ठीक है। मैम जो दूसरा है वो पहले पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मैम, उसमें तो 2 हेडर फाइल होती थी। अच्छा, अब मैं इसका डिफरेंस भी, अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा, बता देती हूँ। कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, ठीक है। जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक वाला आप डिस्कस कर रहे हो ना, वो स्पेसिफिकली टर्बो C++ के लिए लिखे गए हैं कोड, ठीक है। तो टर्बो C++ में आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये वाली चीज नहीं होती, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उधर आईओ स्ट्रीम के साथ लिखा होता है conio.h, कंसोल इनपुट आउटपुट, ठीक है। समझ आ रही है सेकंड ईयर वाले? जी जी यस मैम, यस जी मैम, जी यस आ रही मैम। है। ठीक है। तो कंपाइलर्स जो है ना, इनके अंदर फर्क होता है, हमने देखना होता है कि हम कौन से कंपाइलर, ये नॉर्मली जो कोड आपको नेट पे मिलेंगे ना, ये डेव C++ के हैं। किसके हैं? डेव C++ के। तो वेंडर चेंज है, ठीक है। जो आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ा है ना, वो टर्बो C++ का है। तो टर्बो C++ में जब हम हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं ना, तो उसमें आईओ स्ट्रीम के साथ conio.h लाजमी लगता है, अगर नहीं लगाते तो एरर आते हैं कंपाइल टाइम पे, ठीक है ना। तो ये क्योंकि डेव यस का मैम। है, तो इसके अंदर नॉर्मली जब भी आप मतलब करोगे, जितने भी लेटेस्ट आप कंपाइलर्स इस्तेमाल करोगे या ऑनलाइन करोगे, तो उसमें जो है वो यही सिंटैक्स इस्तेमाल होता है कि आईओ स्ट्रीम लगती है, ठीक है। ये हेडर फाइल है मेन, और उसके बाद बाकी इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेम स्पेस इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और ये नेम स्पेस को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, यूट्यूब पे जाके इसकी वो लेक्चर जो है वो देखें, जिन लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। तो आंखें बंद करके जब भी कोड लिखना है, ये 2 लाइनें लाजमी लिखनी है, समझ आ गई। इसके बाद आप लोगों ने लिखना है इंट मेन, ये आपका है मेन फंक्शन, ठीक है। यहां से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है कर्ली ब्रेसिस से। अब हम लोग करने क्या लगे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ काम करेंगे इस कोड के अंदर। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या लेना है, इसका मतलब है अगर मुझे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स लेने हैं, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं जी? आंसर दे दें सेकंड ईयर वाले। 0 1 मैं फॉर्म, हाँ, 0 और 1 के फॉर्म वाले, वो नहीं 0 और 1 0 और बाइनरी। 1 की फॉर्म वाले मैम, बाइनरी कोड वाले। अच्छा जी, बाइनरी बाइनरी वही नहीं होते? बाइनरी अच्छा, वही नहीं होते? मैम मुझे नहीं जिनमें पता था। वो डॉट वगैरह नहीं होती, जिस तरह 1.1 हो गया, वो नहीं होता, वो सिंपली होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ओए होए होए होए, ये क्या बता दिया। हम गलत बता दिए? अच्छा, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया? जी मैम। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आप लोगों को बताती हूँ बाइनरी, ये लिखा तो मुझसे ऐसे ही जाएगा। नहीं मैम, कोई बात नहीं। तो बस ऐसे ही बर्दाश्त कर लेना। बाइनरी, ठीक है, ऑपरेटर्स। C++ के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना, 2 तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बाइनरी और एक होता है यूनरी, ठीक है। एक जी। बाइनरी है और एक क्या है, यूनरी है। यूनरी। अच्छा, अब यूनरी अच्छा जी, बाइनरी और यूनरी के अंदर हमारे पास जो है ना,
किस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि ये ऑपरेटर बाइनरी कैटेगरी का है कि यूनरी कैटेगरी का है। हमारे पास दो चीजें होती हैं एक ऑपरेटर के अंदर, वो जब हम ऑपरेटर्स को डिफाइन करने लगते हैं, एक होता है उसका ऑपरेटर, ठीक है, और दूसरा होता है ऑपरेंड, ठीक है, ऑपरेंड। अच्छा, ये बुक में भी लिखा होगा, आप लोग वहां से वैसे इसको क्लियरली देख सकते हैं, तो ये गंदा गंदा जो है ये सिर्फ समझने के लिए देख लो। अच्छा, ऑपरेटर्स में अब हमारे पास हम लोगों ने कहा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, कितने हैं, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, और मॉड्यूलस ऑपरेटर है। अच्छा, ये ऑपरेटर्स जो हैं इनको अपना काम परफॉर्म करने के लिए इधर भी वैल्यू चाहिए, इधर भी चाहिए, दो वैल्यूज लाजमी हों। अगर दो वैल्यूज नहीं होंगी तो ये अपना काम नहीं परफॉर्म कर सकते, ऐसे ही है। यस मैम। अच्छा, ऐसे ऑपरेटर्स जिनको कम से कम दो वैल्यूज चाहिए हैं, ठीक है, वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। ऐसे ऑपरेटर्स जिनको अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए, अपने ऑपरेशन के लिए कम से कम दो वैल्यूज की जरूरत है, उसके पास लेफ्ट हैंड वैल्यू भी होनी चाहिए, राइट हैंड वैल्यू भी होनी चाहिए, वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। अब ये सैम्बल्स तो ऑपरेटर्स कहलाते हैं, लेकिन इनकी जो ये वैल्यूज हैं ये क्या कहलाती हैं, ये ऑपरेंड कहलाती हैं, ठीक है। ये वैल्यूज क्या कहलाती हैं, ऑपरेंड। So the operators that must have two operands to perform its operation is known as a binary operator, ठीक है। लेकिन अब जैसे बाइनरी का मतलब टू है ना, जैसे एक स्टूडेंट अभी बता रहे थे कि जी टू होता है बाइनरी का मतलब, ठीक है, तो यूनरी का मतलब होता है वन। अब यूनरी ऑपरेटर्स क्या हैं, अगर आपको बाइनरी की समझ आ गई तो यूनरी की भी समझ आ जाएगी। बाइनरी ऑपरेटर्स के अंदर ऑपरेटर्स को कम से कम टू ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, यूनरी ऑपरेटर में आपके ऑपरेटर को सिर्फ एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है। अब यूनरी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ये इस तरह होते हैं, लाइक जैसे प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है। तो होपफुली इसकी समझ आ गई होगी कि यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके पास। मैम मैम जो यूनरी है उसका मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इधर व्हाइट बोर्ड पे मैम। अच्छा जी, यूनरी का मैं कर देती हूँ। अगर इस तरह से लिखा जाएगा ना, लाइक जैसे देखो, अगर मेरे पास ए है, ठीक है, और उसमें मैं करती हूँ +1, ठीक, तो a + 1 का मतलब है कि a के अंदर जो वैल्यू आएगी उसमें हम प्लस क्या कर दें, 1 कर दें, ठीक है। ये चीज मैंने लिखी इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी ऑपरेटर, प्लस को लिखा, उसके दोनों तरफ वैल्यूज दे दी। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट मैं यूनरी ऑपरेटर में लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी भला, मैं लिखूंगी a A प्लस प्लस प्लस। प्लस प्लस, ठीक है। यस अब मैम। इसके अंदर पता मैम ये है प्लस प्लस ए से पहले भी तो आ सकता है। यूनरी क्या हाँ बोला, मैम ये प्लस प्लस ए से पहले भी तो आ सकता है। मैं वही बताने लगी थी बेटा अभी आप लोगों को, आप लोग मुझसे ज्यादा Okay. फास्ट हो। अच्छा, ये प्लस प्लस जो है ना पोस्ट फिक्स एंड प्री फिक्स होता है।